अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल लेक्चर 82 में एक सवाल किया था और वो कहा था आप दोबारा करें। अच्छा, सीवीपी का चैप्टर मुश्किल है, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है कि अगर आपको मुश्किल लगे, लेकिन उस मुश्किल का जो हल है ना वो इन्हीं सवालों को बार बार करना है, क्योंकि इन सवालों में जो मुश्किल है, देखो फिक्स कॉस्ट तो सब में निकालनी है ना, इन सवालों में अगर आप कॉमन चीजें ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको ये फील होगा कि कहीं सीएस रेशियो हम पर यूनिट से निकाल रहे हैं, कहीं हम टोटल से निकाल रहे हैं, कहीं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से सवाल कर रहे हैं, कहीं सीएस रेशियो से सवाल कर रहे हैं। आप जब सवालों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको इसकी अभी कोई समरी बताऊं भी ना कि ऐसा सवाल हो तो ऐसे करना है, ऐसा हो तो ऐसे करना है, वो नहीं है आपके लिए मीनिंगफुल। मैं इस चैप्टर में यही कर सकता था जो किया है कि आपको सारे सवाल बोर्ड पे करके और उनकी पूरी प्लानिंग करके समझा के कैसा क्यों कर रहे हैं, वो मैंने बेटे किया है। अब आपको मशवरा यही है कि आप इन्हीं सवालों को दोबारा करें और इन सवालों को दोबारा करके उनका कंपैरिजन करके कुछ कॉमन चीजें ढूंढें कि किस सवाल में सीएस रेशियो ये ले रहे थे, किस में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले रहे थे, उनमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन चीजें नजर आएंगी। फिर फिक्स कॉस्ट कैसे कैसे निकालनी पड़ी, कभी कहीं से कहीं गए, कभी कहीं से कहीं गए, इस तरह की चीजें आप सवालों को कंपेयर करेंगे, उन्हीं सवालों को दोबारा करेंगे तो हो जाएंगी पक्की। अच्छा, हो सकता है आपके सीनियर्स आपको कहें कि मैंने ना अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से कुछ 15 सवाल और निकाले हैं, तो ये 15 सवाल भी कर लो। तो मेरा मशवरा यह है कि किए हुए सवालों को दोबारा करना ज्यादा बेहतर है नए नए सवाल करने से। ये अपनी तरफ से आपको एडवाइस, नसीहत दे रहा हूं। अच्छा, ये घड़ी सबको तो नजर नहीं आ रही, आ रही है? चलें, जिन जिन को भी आ रही है घड़ी की तरफ देखें और फौरन आंखें हटा लेनी है, फौरन चले हटा ली। जिन्होंने भी देखा, घड़ी का जो आउटर बॉर्डर है वो किस कलर का है? अच्छा, सेकंड की घड़ी किस नंबर पे पहुंची थी? है? अब जिसने एक दफा देखा है ना, उसने हो सकता है कि इसकी जो सेकंड और मिनट की सुई है उस पे गौर किया हो, बॉर्डर पे गौर ना किया हो, किसी ने इसके नंबर्स पे गौर किया हो। लेकिन जब आप दोबारा देखेंगे तो अब आपने जो पहले देखा था उसके अलावा कुछ और भी दिखेगा। तीसरी बार देखेंगे तो जो पहले 2 दफा देखा है, तीसरी बार कुछ और भी नया दिख सकता है। तो जब आप किए हुए सवालों को दोबारा करते हैं ना, अगर तो आप उनको याददाश्त की बेस पे सॉल्व कर रहे हैं कि इस सवाल में ऐसे किया था, हां मुझे याद है, फिर वो कर दिया, तो कोई फायदा नहीं है सवाल करने का। आप सवाल करें, आपको बेशक फिगर जबानी याद आ रही है, कोई बात नहीं, आप रीजन अपने आप को बार बार बताएं, उसके सोल्यूशन में अपने आप को बार बार रीजन समझाएं और फिर गौर से देखेंगे तो कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। ये मैं आपको अपने तजुर्बे की बात भी बता रहा हूं। मैं एज अ टीचर उन्हीं सवालों को जब बार बार कराता हूं ना, तो एट टाइम्स ऐसा हुआ है कि 8वीं 10वीं बार मुझे जाके फिर कोई नया एंगल नजर आया है। तो इसलिए किए हुए सवाल करना ज्यादा बेहतर है नए सवाल करने से। और जितना आपके पास टाइम है वो पता नहीं ग्रुप में शायद किसी बच्चे ने पूछा था कि जितने सवाल आपने कराए हैं अगर वही सवाल हम 2-2 दफा कर लें तो इतनी रिवीजन बहुत है। तो मैंने कहा कमाल है भाई, इतनी रिवीजन भी अगर कर लें आप, अगर ये भी कर लें तो बहुत है, एक दफा भी नहीं पूरे होने आप लोगों से। तो जितना आपके पास टाइम है अगर आप किए हुए सवालों को कर लें तो बहुत है ये वाली बात। नए नए सवाल करने से बेहतर है कि आप इसको कर लें। अच्छा, उसके अलावा मेरी राय है, बाकी आप खुद फैसला कर सकते हैं, मैं सिर्फ अपनी राय बता रहा हूं। आखिरी महीने में ना आपको सोशल मीडिया पे भी और कुछ सीनियर्स की तरफ से भी ये मशवरे मिलेंगे कि फलाने टीचर का फलाना 10 दिन का बैच शुरू हो रहा है, फलाने टीचर का फलाना क्रैश बैच है और वो 4 घंटे में पूरी कॉस्ट करा देते हैं
और फलानी रिवीजन क्लास है तो वो तो 2 दिन के अंदर अंदर सारा कुछ रिवाइज करा देते हैं। मेरी राय कि आप इस तरह की रिवीजन्स का हिस्सा मत बनिएगा, मेरी राय है। क्योंकि हर टीचर का ना तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सब टीचर्स बिल्कुल सेम नहीं पढ़ाते। एंड रिजल्ट सेम ही होता होगा, सारे सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर टीचर का स्टाइल, वर्किंग्स का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। आपने पूरा सेशन चलो जैसा भी टूटा फूटा सही एक टीचर से पढ़ा, कुछ ना कुछ दिमाग में था, कच्चा कच्चा था लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में था। अब आप किसी के कहने पे कोई 4 दिन वाला कोर्स, क्रैश कोर्स लेंगे तो आपकी ना, मेरी राय है, कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। इसलिए जो नोट्स बनाए हैं, कमी है और दोस्तों से नोट्स पूरे कर लें, लेकिन चूंकि एक टीचर से पढ़ा हुआ है तो आप उन्हीं के नोट्स को फिर इंसानों की तरह रिवाइज कर लें, बजाय इसके कि कोई 4 दिन का, 10 दिन का किसी और टीचर का कोर्स ट्राई करें। मेरी राय है कि उससे कंफ्यूजन बढ़ेगी आपको, क्योंकि ये आखिरी दिनों में ना ये सीनियर्स के मशवरों से ना बच्चे इधर उधर निकल जाते हैं, क्योंकि सारा सेशन पढ़ा नहीं होता और उनको कोई मशवरा देता है कि 4 दिन में पूरी कॉस्ट पढ़ाने लगे, वो कहता है ठीक है मैं पढ़ लेता हूं, और उसको लगेगा कि वाकई 4 दिन में पूरी कॉस्ट हो जाएगी। भाई जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे वो अपने ही स्टाइल वाला रिवीजन करा रहे होंगे, और ये उन बच्चों के लिए डिजाइन होता है जो पहले कभी पढ़ते थे, फिर पेपर पास नहीं हुआ, फिर अपने तौर पे तैयारी करते रहे, उन्होंने तैयारी की हुई है, उनको एक ओवरऑल रिव्यू चाहिए ताकि जो उनकी कच्ची कच्ची चीजें थी वो पक जाएं। अटेम्प्ट्स दे दी हुई थी, खुद तैयारी कर रहे थे, इस दफा नहीं पढ़ा था, पिछली दफा नहीं पढ़ा था, खुद ही पेपर तैयार करने के, पास करने की कोशिश कर रहे थे, पेपर देने की कोशिश करते रहे थे, एफर्ट्स करते रहे थे, उनकी एफर्ट्स एक खास लेवल तक पहुंच गई हुई थी, उनको इस क्रैश कोर्स से फायदा जरूर हो सकता है। लेकिन एग्जिस्टिंग बैच का बच्चा जिसने एक टीचर से 4 महीने पढ़ा है, सुस्ती की वजह से अच्छी तरह नहीं पढ़ सका, अब अगर वो 10 दिन 4 दिन एक और टीचर से पढ़ेगा तो मेरी राय है कि वो कंफ्यूज होगा। तो इसलिए मेरी राय है, अब चूंकि आखिरी महीने में ये सब काम शुरू हो जाएंगे इसलिए बता रहा हूं। और क्या कहना था, किसी ने कोई सवाल पूछा और मैंने कहा क्लास में याद कराना। चलो पता नहीं, याद आएगा तो बताऊंगा। लेक्चर 82 में एक होमवर्क का मैंने दोबारा जिक्र किया था कि अगर आप देख आए तो डिस्कशन हो जाए। ऑटम 16, अच्छा ये रिकॉर्डिंग वालों के लिए मेनली, क्योंकि आपके मैंने लेक्चर नंबर सेक्शंस में प्लेस किए होते हैं, तो ये जो आप लेक्चर 96 ले रहे हैं, 95 इससे ऊपर लर्निंग कर्व मैंने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर वो डिसीजन मेकिंग के सवालों में मिक्स होता है ना, इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के सेक्शन में डाला हुआ है उसको। ऑटम 16 कहा था जी, आप अगर कर लेंगे तो डिस्कस हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ना सही, क्योंकि छुट्टियों में तो आप इतना बिजी रहे, आप ये सवाल शायद नहीं कर पाए। हाँ जी, अगर किया है तो डिस्कस कर लूं कि किया ही नहीं, किस किस ने किया है? चलो शाबाश, बहुत है। हाँ जी, ऑटम 16, ओके। अच्छा, इसमें जो ज्यादातर लोगों को मसला होता है ना, वो ये स्क्रैप वाली फिगर में होता है, बाय प्रोडक्ट। जिन्होंने भी किया है, ज्यादातर लोगों को मसला होता है इस पॉइंट नंबर 3 वाली कहानी में। इसके अलावा पॉइंट 3 और 4, इसके अलावा पहले बाकी मसले सेटल कर लेते हैं। यूनिट क्या है इस सवाल में? यूनिट किसको कह रहे हैं? बैच को। सवाल की रिक्वायरमेंट है डिटरमिन सेल प्राइस पर यूनिट, एनुअल यूनिट्स टू बी सोल्ड। क्या है यूनिट? बॉटल है, बॉटल यूनिट है। और सवाल में जो आपको सारे खर्चे बताए हुए हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट पर बैच, वो एक बैच के हैं, तो आपको यहां से रिलेट करना पड़ेगा कि इनका बॉटल से क्या लिंक बनता है। तो वो ऐसे बनता था कि एक बॉटल में 1.25 लीटर्स होते हैं और एक बैच में 1700 लीटर्स बनते हैं, यानी 1700 लीटर्स बनते हैं तो कितनी बॉटल्स बनती हैं? 1700 को 1.25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम? पॉइंट नंबर 3 और 4, ये जो बाय प्रोडक्ट वाली बात की है, इसके अलावा पहले इस मसले को हल कर लें। इस सवाल में आपने बाय प्रोडक्ट वाली बात के अलावा जो पूछना है बेटे वो बताएं। इसमें मेरे तजुर्बे के मुताबिक बच्चों को मसला होता है पॉइंट 3 और 4 में, वो करता हूं डिस्कस। उसके अलावा 1.25 वाली बात थी वो बताई है। आपने जो पूछना है उसके अलावा वो पूछ लें।
जी बिल्कुल। ये जो सवाल है अब तो खैर इतने पुराने लेक्चर हो गए, वो रंग भी भूल गए होंगे। वो लाल लाल वाला प्रॉफिट निकालना है कि हमें वो डिफरेंशियल वाला सवाल करना है या रिवाइज वाला सवाल करना है? डिफरेंशियल वाला, क्योंकि आपको प्रोडक्ट सिर्फ इस नए वाले का ही डाटा दिया है और रिक्वायरमेंट में भी पूछा हुआ है इंटेंड्स टू अर्न एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ 10 मिलियन। तो आपको डाटा ही डिफरेंशियल वाले का दिया है। ये जो क्लास में सवाल किया था ना एक नसीम प्राइवेट लिमिटेड, ये उसी का है एक एडवांस वर्जन था। वो जो हमने क्लास में सवाल किया था उसमें 4.5 मिलियन एडिशनल प्रॉफिट था और हमने फिक्स कॉस्ट भी कौन सी कंसीडर की थी? डिफरेंशियल वाली। अगर किसी के जहन में कोई फिगर हो तो वो 1,50,000 से 1,70,000 तक पहुंच रही थी, तो हमने 20,000 ली थी। एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्शन नहीं ली थी, सिर्फ नए प्लांट की डेप्शन ली थी। बेशक पूरी फैक्ट्री का कुछ परसेंट हिस्सा अब नए प्रोडक्ट को बनाने में भी लगे, लेकिन फैक्ट्री का रेंट तो फिर भी उतना ही रहेगा। तो हमने सिर्फ डिफरेंशियल वाले फिक्स्ड ओवरहेड्स लेने थे। नसीम वाले सवाल में नया प्लांट लग रहा था इसलिए नई डेप्रिसिएशन थी। इस सवाल में नया प्लांट लगना है नहीं, उसी प्लांट पे ही इसने बन जाना है, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं ली है। क्या जी? जी जी वही, वो डिफरेंशियल वाला सवाल है, लाल वाला हिस्सा। तो ये आपको रिक्वायरमेंट से अंदाजा हो रहा है और सवाल में सिर्फ इस नए प्रोडक्ट का डाटा दिया हुआ है, इस वजह से ये डिफरेंशियल वाला सवाल है। बाय प्रोडक्ट वाले पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट जिन्होंने किया है? बाय प्रोडक्ट के अलावा कोई सवाल? चलें बाय प्रोडक्ट समझाता हूं। कितने लीटर्स एक बैच में डलेंगे? 1201 है और 801 है, 2000। और इवेपोरेट होंगे, किधर गया? 100। ये हो गया इवेपोरेट, ये तो चिड़ियां ले गई। उसके बाद नेट प्रोडक्ट का वजन कितना बच रहा है? ये है वेस्टेज। और ये फिगर क्यों निकालनी थी? क्योंकि जब हम कॉस्ट लिख रहे थे तो इसकी एनआरवी वहां से लेस करनी थी। ये 200 किलो है, 200 लीटर है, 200 रुपए हैं, 200 बंदे हैं, क्या ये लीटर है। ये 200 लीटर यहां से निकल के एक और डिपार्टमेंट में, एक और प्रोसेस में जाते हैं जहां से कितने किलो वैक्स बन जाती है? अप्रोक्सीमेट वेस्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज 225 किलो। इन 200 लीटर से इसमें नहीं लिखा, मैं वैसे बता रहा हूं, इसको हो सकता है ड्राई करते हो और खुश्क करने के बाद सॉलिड रह जाता हो। अब ये लिक्विड है, लीटर है, हो सकता है इसको ड्राई करते हो, पकाते हो, कुछ करते हो और ये फिर सॉलिड बन जाता हो। तो इस 200 लीटर खराब लिक्विड से 225 किलो सॉलिड वेस्ट बन जाता है। ये बदल गया 225 केजी सॉलिड वेस्ट में। फिर इसने एक प्रोसेस में जाना है और इस प्रोसेस से एक वैक्स बन के निकलनी है जो 400 रुपए की बिक जाएगी। कितने किलो वैक्स बनेगी? लॉस होगा 2% ऑफ आउटपुट। 2% ऑफ आउटपुट। 2% ऑफ आउटपुट का मतलब है कि ये 100 है, इसका 2% ये है, तो फिर ये 102 है। और अगर आप 100 से ना चलना चाहें तो 225 माइनस 0.02x इज इक्वल टू x। तो यहां से x निकल आएगा 221। तो इस एक बैच से 221 किलो वैक्स बननी है जो कि 400 रुपए किलो बिकनी है और इस पे 250 का खर्चा होना है, यानी 150। तो 150 इंटू 221 किलो ये उस बैच में से माइनस हो जाएगा। सेम नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 225 इंटू 0.98 करें, 220
0.5 बस 2। सब्र ना, ये इतना ही आ रहा है, ये आगे भी चल रहा है। तो फर्क है भाई, फिगर छोटी है इसलिए आपको फर्क छोटा लग रहा है। ये तो बेसिक परसेंटेज के खिलाफ चले गए ना, इन दोनों में फर्क है। ये करने का मतलब है आप इसको 100 कह रहे हैं, ये करने का मतलब है कि आप इसको 100 कह रहे हैं, और ये 100 है क्योंकि 2% ऑफ दिस है। अगर 2% ऑफ इनपुट लिखा होता ना तो फिर ये ठीक था। कोई बात नहीं, 220.58 कर लें जी। और बताएं इस सवाल में जो पूछना है। अच्छा, इसका ना आप एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपको वो सवाल ना भी समझ आए, आप उसका सोल्यूशन देख के उसकी कैलकुलेशन को जरूर समझने की कोशिश करना। लेकिन ये है, अगर पहली कोशिश इसको सॉल्व करने की ही है। अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन अच्छी है इसमें, तो वो अगर आप होमवर्क कर देंगे तो अल्लाह आपको पास करे। सवाल है जी ऑटम नहीं, स्प्रिंग 22 रियो लिमिटेड। सीवीपी के चैप्टर में रियो लिमिटेड स्प्रिंग 22 चैप्टर में ये मैंने क्वेश्चन 3 रखा हुआ है। ये सवाल होमवर्क है, कर लेंगे तो अच्छी बात है, डिस्कशन आ जाएगी। ये इसमें अच्छी डिस्कशन है कि इनमें से इतने % पे ये है और उतने % पे ये है, तो उस लिहाज से अच्छी है। इसको मैंने अपनी बुक में चैप्टर नंबर दिया हुआ है 12। अच्छा, सीनियर्स से इंस्पायर्ड बच्चों के लिए दोबारा अर्ज है कि भाई पेपर में तो 40-45 नंबर डिसीजन मेकिंग से आते हैं, सर तो आखिर में करा रहे हैं। तो 40-45 नंबर आते हैं डिसीजन मेकिंग के ग्रिड में से, और उस ग्रिड में इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी है, उस ग्रिड में सीवीपी भी है, और उस ग्रिड में ये भी है। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी हम कर चुके हैं और सीवीपी भी कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। अच्छा, वैसे तो ये बात आप भूल जाएंगे जो मैं अभी बताने लगा हूं, तो कोई बात नहीं। मैं इस चैप्टर में ना आपको पहले कुछ जनरल बातें बताऊंगा, यानी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड बस कुछ जनरल गाइडेंस। फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसीजन की लिस्ट है, फिर उस लिस्ट पे चला जाऊंगा। यानी पहले मैं आपको जनरल डिसीजन मेकिंग की बात करूंगा। एक सवाल जबानी दिखा दूंगा, क्योंकि वो इतना फालतू सवाल है कि मैं इसको करने पे टाइम नहीं लगाता होता। वो जबानी दिखाऊंगा सामने स्क्रीन पे, और अगर उतने में तसल्ली होगी तो बस ठीक है, अगर नहीं तसल्ली हुई मेरी तो एक सवाल करके भी दिखा दूंगा बोर्ड पे। उसके बाद एक लिस्ट है टाइप्स ऑफ डिसीजन, फिर मैं उन स्पेसिफिक डिसीजंस पे चला जाऊंगा। पहले जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। पहले शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। जनरल डिस्कशन से मेरी मुराद है उन स्पेसिफिक टाइप्स में जाए बगैर, इसको मैं जनरल डिस्कशन कह रहा हूं। डिसीजन मेकिंग क्या होते हैं? फैसला करना, बिल्कुल सही है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी डिसीजन मेकिंग ही थी, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहां हो चुका हुआ है। जब भी कोई डिसीजन करना होता है तो उस डिसीजन को करने के लिए कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। जैसे अगर आपने यह फैसला करना है कि आज सैटरडे है तो क्लास लेने जाऊं या ना जाऊं, अगर यह डिसीजन लेना है और वो डिसीजन टॉस करके लेना है तो फिर यह टॉपिक नहीं है। अगर कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना है तो यह फैसला करने में क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर हो सकते हैं। रैंडम मिसालें, तबीयत खराब है, अच्छा ठीक है, जाने में कितनी फटीग है तो वो फटीग बियर कर सकते हैं कि नहीं, और है लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, खुद कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और है क्या
कितने लिंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये डिसाइड करते हुए ये कंसिडर कर रहे होंगे कि पीआरसी कब पास किया था, मैट्रिक में कितने नंबर थे। क्यों क्यों इररेलेवेंट है? क्योंकि वो फैक्टर रेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग होता है जिस पे डिसीजन के हां या ना का फर्क पड़ता हो। मैट्रिक में कितने नंबर थे, बस जितने थे वो तो पुरानी हो गई बात। हां, लिंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस फैक्टर पे फर्क पड़ेगा। तो कोई भी डिसीजन करते हुए फैक्टर्स कंसिडर किए जा रहे होते हैं और सिर्फ वो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं जो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग है। तो पहली बात तो यह कि इसको मैं एमएफए के साथ भी जोड़ता हूं, ये कह के कि अगर डिसीजन जिन फैक्टर्स को कंसिडर करके करनी है, जैसे आपने जो भी एक्शन लिया कि क्लास नहीं ली, आपने कंसिडर किया लिंक मिल जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है, आप इसके जो असरात सोच रहे थे, इसके जो इफेक्ट सोच रहे थे, वो अपनी अगली 10-15 साल की जिंदगी को सामने रख के सोच रहे थे हैं? नहीं ना, मैक्सिमम इस सेशन की बात सोच रहे थे। अगर इसकी मिसाल बदलें तो आपने जाना है गुलबर्ग कैंपस, फैसला ये करने लगे हैं कि कलमा चौक वाली साइड से जाना है कि वहां से जाना है कि वहां से जाना है, ये फैसला करने लगे हैं। इस फैसले को करने के लिए आप ये भी कंसिडर करेंगे कि आपके आर्टिकल्स कहां होने हैं और फिर आर्टिकल्स के बाद नौकरी कहां करनी है, यानी अगले 4-5 साल पे उसके असरात। और मिसाल, आपने इस अटेम्प्ट में, सिर्फ इस अटेम्प्ट कर रहा हूं, 3 पेपर देने हैं, कंबिनेशन क्या रखना है ये डिसीजन दे रहे हैं। ये मैं स्प्रिंग 25 की बात कर रहा हूं क्योंकि भी आप लोग पेपर सिलेक्शन सोच रहे होंगे ना। स्प्रिंग 25 में कौन कौन से पेपर करने, 3 है, अब वो 3 कौन से करने हैं, इस फैसले को करते हुए ये कंसीडर होगा कि हॉस्टल का किराया कितना है होगा। भाई वो तो उतना ही किराया देना है ना, चाहे आप पेपर कैफ 4-6-8 करें कि 8-5-3 करें, किराया तो उतना ही रहेगा। अच्छा, ये कंसिडर करेंगे कि 4 साल बाद आपने इसी इलाके में रहना है या इलाका बदल लेना है, नहीं। तो आप कोई भी डिसीजन करते हुए कितना दूर तक सोच रहे हैं। अगर सोच 1 साल के अंदर अंदर रहनी है तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है, और अगर सोच 1 साल से आगे तक जानी है तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है। जैसे मिसाल के तौर पे, अभी आप जब यहां लाहौर आके हॉस्टल्स ढूंढ रहे थे तो आपने उसकी लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन ही देखते हैं मेरे ख्याल में, सफाई सुथराई तो बाद में देखते हैं ना, तो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सबसे पहले तो लोकेशन देखते हैं। तो अब जब ये फैसला कर रहे हैं कि किस एरिया में हॉस्टल ढूंढना है, तो आप कितनी दूर की सोच रहे हैं कि कल को नौकरी कहां करनी है और बच्चों को स्कूल कहां दाखिल कराना है, ये सब सोच रहे हैं, बस कैफ को सोच रहे हैं। तो जितना दूर सोच रहे हैं, अगर 1 साल के अंदर अंदर सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, मल्टीपल ईयर्स को सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। ये मैंने बात ज्यादा लंबी कर दी, वरना नाम से क्लियर पता चलेगा। ये कैफ 3 में नहीं है, ये है एमएफए में और बीएफटी में, ये कैफ 3 में, ये कैफ 6 है, ये सी फैप 4 है, यानी कॉस्ट में नहीं है, ये है कॉस्ट में, ये कॉस्ट में है। तो डिसीजन मेकिंग सबसे पहली बात यह है कि शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म वो है जिसमें हम मल्टीपल ईयर्स को सोच के डिसाइड कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म जिसमें सिर्फ 1 ईयर को सोच के डिसाइड कर रहे हैं। इन शॉर्ट, ये वाला शॉर्ट नहीं, इस सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि सवालों के अंदर बस 1 ईयर का ही डाटा है, उससे ज्यादा का डाटा नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ कंसिडर ही 1 साल को करना है। तो ये है जो हम लोग पढ़ने लगे। अब चूंकि डिसीजन मेकिंग है तो इसका बुनियादी रूल ये है कि
अच्छा, ये मैं आपको सारी चीजें जनरल डिस्कशन में ला रहा हूं, यानी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग को जनरली डिस्कस कर रहा हूं। और जनरली डिस्कशन से मेरी मुराद ये है कि जो मैंने आपको स्पेसिफिक 5 टाइप्स ऑफ डिसीजंस पढ़ाने हैं, उससे पहले पहले अगर आपको मेरी अभी ये जनरल डिस्कशन वाली समझ नहीं आ रही बात, तो जब मैं आपको लिस्ट लिख के दूंगा ना टाइप्स ऑफ डिसीजन, तो उस लिस्ट में उतरने से पहले पहले की बातें हो रही हैं। तो अगर जनरल सा डिसीजन मेकिंग का सवाल है तो उसकी दो ही शक्लें हो सकती हैं, या किसी एक प्रपोजल को हां या ना करना होगा, या फिर अल्टरनेटिव में से चूज करना होगा। तो अब इसका आंसर करने का तरीका, तो इसके लिए हम कैसे फैसला करें? सादी सी बात है, प्रॉफिटेबल है तो हां, नहीं तो ना। अगर किसी एक प्रपोजल के ऊपर, प्रपोजल से मुराद यह है कस्टमर ने हमें कहा है कि इतनी चीजें मैं आपसे खरीदना चाहता हूं, इतने पैसे दे सकता हूं बस, तो अब हमने इसमें हां या ना का फैसला कैसे करना है? प्रॉफिटेबल है तो ठीक है, हां। और अगर कंपैरिजन ऑफ ऑप्शंस वाला सवाल है तो जो ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगी, और ज्यादा बेहतर का मतलब है अगर सारी ऑप्शंस प्रॉफिटेबल हैं तो, और अगर सारी ऑप्शंस हैं ही एक्चुअली खर्चे खर्चे की ऑप्शंस, तो जिसमें कम खर्चा है। और अगर जरा जरा सा याद हो तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये काम कर रहे होते थे हम। अच्छा, फिर बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं हो रही कि मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। मैं अभी डिसीजन मेकिंग की ना कुछ जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, स्पेसिफिक टाइप्स की डिटेल में उतरे बगैर, कि अगर एक डिसीजन मेकिंग का सवाल है तो या वो इस शक्ल का होगा, इस शक्ल का होगा, और करना फिर कैसे है फैसला। इस शक्ल का सवाल है तो देखेंगे प्रॉफिटेबल है तो हां, नहीं तो ना। और अगर इस शक्ल का सवाल है तो जो बेनिफिशियल ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। और इन सारी कैलकुलेशंस के लिए चूंकि बहरहाल डिसीजन मेकिंग है, तो कौन से इनकम और एक्सपेंसेस कंसीडर करने हैं? जो रेलेवेंट हैं। ये डिसीजन मेकिंग का सुनहरी असूल है कि आप सारी कैलकुलेशन में सिर्फ वो इनकम एक्सपेंसेस यूज करेंगे जो रेलेवेंट है। यहां तक वाली बातें ओके। अच्छा, अब ना मैं आपको
ये चार बातें अच्छी तरह समझ के दिल में संभाल के रख लें, आपको डिसीजन मेकिंग ओवरऑल में ये बहुत हेल्प करेंगी। चार बातें, चार पहचान बता रहा हूं रेलेवेंट आइटम्स पहचानने के लिए। उर्दू में बताऊंगा, वो फिर आपने जिस जबान में लिखनी हो लिख लीजिएगा। रेलेवेंट आइटम्स वो हैं जिन पे डिसीजन के हाँ या ना का फर्क पड़ना है। अभी जो मैं मिसाल दे रहा था, कौन से पेपर पढ़ें, हॉस्टल का किराया क्यों कंसिडर ना करें, क्योंकि वो तो उतना ही किराया देना ही देना है, चाहे पेपर का कॉम्बिनेशन जो भी हो। पेपर की ट्यूशन फीस कंसिडर होगी, हाँ वो हर पेपर की अलग अलग हो सकती है। और चिंची रक्षा आने जाने का किराया कंसिडर होगा, हो सकता है अगर अलग अलग कैंपस में पढ़ने हो सकता है कंसिडर। स्टेशनरी का खर्चा वो भी कंसिडर होगा। तो रेलेवेंट आइटम्स वो हैं जिन पे डिसीजन के हाँ या ना होने का फर्क पड़ना है। ये पहली टिप नहीं थी, अब बताऊंगा टिप्स। चार बातें बता रहा हूं, ये चार बातें रेलेवेंट आइटम्स पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल इस शक्ल का हो सकता है, इस शक्ल का हो सकता है। इसके लिए ना रेलेवेंट आइटम्स पहचानने में कुछ और भी खास देखना पड़ेगा, इसलिए अभी मैं आपको इसके लिए गाइडेंस दे रहा हूं। यानी मैं आपको जो इस वक्त चार टिप्स बताने लगा हूं ना, वो मैं मेनली बता रहा हूं फॉर इवेल्युएशन ऑफ अ प्रपोजल के लिए, क्योंकि हम कंपैरिजन के लिए फिर थोड़ी सी बात और देखनी पड़ती है। तो मैं आपको अभी इस शक्ल के सवाल की बात बता रहा हूं। अच्छा, इसकी मिसाल ले लेते हैं, मिसाल रखता हूं ताकि फिर बात समझ आए। एक मिसाल बता रहा हूं, शादियों का सीजन होगा और ये इर्द गिर्द शादी हॉल हैं, बहुत ज्यादा फुल हाउस चल रहे हैं। तो एक शादी हॉल वाले ने पैक से कांटेक्ट किया कि आपके ना रूम 31 को हमने एक फंक्शन के लिए यूज करना है, तो क्लासेस तो आपकी शाम में होनी नहीं, तो हमें ना 3 दिन के लिए ये रूम किराए पे चाहिए और हम इन 3 दिनों के लिए इतने पैसे दे रहे हैं। कितने दे दें? चलो 10 लाख ले लेते हैं। अब 2500 रुपए ठीक है। तो अभी इस वक्त पैक का डिसीजन ये है कि उस शादी हॉल वाले को हां बोले या ना बोले। 3 दिन के लिए उनको रूम 31 चाहिए शाम में, क्योंकि शाम में क्लास कैफ की नहीं होती, तो उनको एक्स्ट्रा भी नहीं हो रही उन दिनों में। तो उन 3 दिन के लिए उस शादी हॉल वाले ने चलो 3 लाख रुपए ऑफर किए हैं कि इतने पैसे हम दे सकते हैं आपको। डिसीजन ये है कि हां कहें या ना कहें। तो समझ लेना बात। तो अब इस हां या ना का फैसला कैसे होगा? रेलेवेंट इनकम्स एक्सपेंसेस लेंगे, एंड रिजल्ट प्रॉफिट हुआ तो फिर हां है। अब आपको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ मिसालें देके पूछूंगा, ये 3 लाख रुपए का किराया इस कैलकुलेशन के लिए रेलेवेंट इनकम है या नहीं? क्यों भाई? किराए पे देंगे तो 3 लाख मिलेंगे, नहीं देंगे तो नहीं मिलेंगे। तो अच्छा 10 लाख भी 10 लाख, 3 लाख, 30 लाख, 50 करोड़, जितने मर्जी रख लें, जितना किराया मिलना है 3 दिन का, अच्छा फाइनल बस 3 लाख रुपए मिलने हैं। तो इस 3 लाख को एज एन इनकम कंसिडर करना चाहिए। क्या ये रेलेवेंट इनकम है या नहीं? क्यों? क्योंकि अगर हां करेंगे तो ये 3 लाख मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, तो रेलेवेंट इनकम है। और मिसाल, अब उस 3 दिन के लिए जो फंक्शन किराए पे देना है, तो अब गेस्ट्स की गाड़ियां भी आनी है, तो उनको बाहर पार्किंग की भी जगह चाहिए, तो उनसे पार्किंग के पैसे भी चार्ज करेंगे। तो ये जो पार्किंग के पैसे होंगे वो रेलेवेंट इनकम है कि नहीं? क्यों?
क्योंकि वो 3 दिन के लिए किराए पे देंगे तो पार्किंग इनकम आएगी, नहीं देंगे तो नहीं आएगी। तो वो रेलिवेंट है ना। इस 3 दिन के लिए एक्स्ट्रा हमें सिक्योरिटी गार्ड दिहाड़ियों पे, डेली वेजेस पे भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि शाम में कॉलेज बंद होता है तो शायद 1 गार्ड ही काफी होता होगा, लेकिन अब फंक्शन है तो शायद 3 गार्ड रखने पड़े। उन 3 गार्ड्स को जो उन 3 दिनों के पैसे देने पड़ेंगे, वो एक रेलिवेंट एक्सपेंस है या नहीं है? क्यों? बिल्कुल सही है। इस बिल्डिंग का महीने का किराया जाता है, वो किराया रेलिवेंट है कि नहीं? क्यों? होना ही होना, बिल्कुल ठीक है। और मिसाल, अगर ये 3 दिन के लिए उस शादी हॉल को दे दिया किराए पे, तो उन शादी हॉल वालों के दुश्मन हमें धमकी लगाएंगे कि यहां तो तुमने गार्ड रख लिए, हम गुलबर्ग कैंपस पे जाके पथराव करेंगे अगर तुमने इनको ये 3 दिन के लिए दिया तो। अब हमें गुलबर्ग कैंपस में भी उन 3 दिन के लिए गार्ड रखने पड़ेंगे, तो वो जो 3 दिन का खर्चा होगा, लेकिन वो तो गुलबर्ग में रखने होंगे, लेकिन इसकी वजह से रख रहे होंगे। ठीक है। और मिसाल, जो यहां का एडमिन मैनेजर सैलरीड है, उसको कहा भाई तुमने ना शाम में रुकना है, क्योंकि कैंपस के अंदर वो आउटसाइडर आएंगे तो तुमने उसको भी जरा मैनेज रखना है। तो उस मैनेजर की मंथली सैलरी जी रेलेवेंट क्यों? लेकिन उनको उन 3 दिन का ओवर टाइम देंगे, वो ओवर टाइम रेलेवेंट है। तो पहली टिप लिखें, इस प्रपोजल की वजह से जो इनफ्लो होगा वो रेलेवेंट इनकम है। इस प्रपोजल की वजह से जो इनफ्लो होगा वो रेलेवेंट इनकम है। जो मेरी इन दी हुई मिसालों में से कौन कौन सी थी? वो 3 लाख वाला किराया भी और वो पार्किंग वाली इनकम भी। पहली टिप रिपीट कर रहा हूं, इस प्रपोजल की वजह से जो इनफ्लो होगा वो एक रेलेवेंट इनकम है। अच्छा, मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, अगर आपको लग रहा है कि हां इस टिप के लिखने में ये बात कवर्ड है तो ठीक है, अच्छी बात है। इससे मुराद वो इनफ्लो है जो ये प्रपोजल होगी तो होगा, वरना नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है कि इसकी वजह से जो इनफ्लो होगा। दूसरी टिप, इस प्रपोजल की वजह से जो आउटफ्लो होगा वो रेलेवेंट एक्सपेंस है। इस प्रपोजल की वजह से जो आउटफ्लो होगा वो एक रेलेवेंट एक्सपेंस है। मेरी दी हुई मिसालों में से कौन कौन सा? वो जो एक्स्ट्रा गार्ड उस दिन रखने पड़ेंगे, जो मैनेजर को ओवर टाइम देना पड़ेगा, और वो जो गुलबर्ग में भी गार्ड रखने पड़ेंगे, वो भी इसकी वजह से आउटफ्लो है। तो इस प्रपोजल की वजह से जो आउटफ्लो होगा वो रेलेवेंट एक्सपेंस है। तीसरी टिप ये समझाता हूं पहले, और तीसरी और चौथी टिप समझाने के लिए ना मैं मिसाल को थोड़ा सा बदलूंगा। चूंकि रात को कैंपस खाली होता था, तो अब मैं मिसाल थोड़ी बदल रहा हूं। तो 4 गार्ड्स रखने पड़ते थे, मिसाल चेंज कर रहा हूं थोड़ी, 4 गार्ड्स रखने पड़ते थे, उनको पर डे वेजेस देते थे। अब चूंकि उन 3 दिनों में एक्टिविटीज होंगी तो फिर हमें वो गार्ड्स नहीं रखने पड़ेंगे। तो इसमें क्या कुछ रेलिवेंट लग रहा है? जो हमें उन गार्ड्स को पैसे देने थे, इसकी वजह से वो बच जाएंगे, वो रेलिवेंट इनकम है। तीसरी टिप, एक आउटफ्लो होना था। होना था मतलब ये प्रपोजल ना होती तो हो जाना था। एक आउटफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से वो सेव हो जाएगा, तो वो रेलिवेंट इनकम है। एक आउटफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से बच जाएगा, तो वो रेलिवेंट इनकम मानेंगे हम।
अच्छा, मुझे लग रहा है शायद ये बात आपको समझ आई है। चलो 7 वाली बिल्डिंग खरीद लेते हैं, नहीं रहने दें, तो खर्चा बच गया है। चले एक फैक्ट्री लगाते हैं, चलो रहने दो रहने दो, खर्चा बच गया, इसको रेलिवेंट इनकम ले रहे हैं। फिर जो पक्का होना था, अगर ये प्रपोजल ना होती तो लाजमी होना था। 7 वाली बिल्डिंग खरीद लेते हैं, नहीं रहने दो, ये नहीं बचत हुई, लाजमी होना था। आपने यहां आना था, रास्ते का किराया खर्च होना था, लेकिन अब्बा जी ने ऑफिस जाते हुए आपको ड्रॉप कर दिया, वो खर्चे की बचत है। आप सोच रहे थे क्यों ना गाड़ी खरीद लें, चलो रहने दो, ये खर्चे की बचत नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में मैं उसको रेलिवेंट इनकम ले रहा हूं कि अगर ये प्रपोजल हां में ना हुई तो वो खर्चा हो जाना था, इस प्रपोजल के हां करने की वजह से बचेगा, उसको रेलिवेंट इनकम ले रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट ओके ना। इसी का उलट हम लोग यहां शाम को बाकी इर्द गिर्द के ऑफिसेस को पार्किंग फैसिलिटी दिया करते थे और पर डे पर आवर जैसे भी पैसे कमाया करते थे। उन 3 रातों में चूंकि उन शादी हॉल वालों के गेस्ट आ रहे होंगे, तो वो जो हम पार्किंग इनकम कमाते थे वो फिर मिस हो जाएगी, वो रेलेवेंट एक्सपेंस है। चौथी टिप, एक इनफ्लो होना था, इस प्रपोजल के हां करने की वजह से अब नहीं होगा, वो रेलेवेंट एक्सपेंस है। एक इनफ्लो होना था, इस प्रपोजल के हां की वजह से अब नहीं होगा, तो वो एक रेलेवेंट एक्सपेंस है। यार ये पकड़ाना तार। जी, चारों बातें कुछ समझ आई कि नहीं? जी, जिनको इस वर्ड का पता है, तो ये जो मैंने चौथी बात लिखाई है ना, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। ये वर्ड सुना है पहले कहीं? इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि इस प्रपोजल की वजह से हमें कुछ कुर्बानी देनी पड़ जाएगी, तो वो कुर्बानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अच्छा, एक ना बहुत पुराना सवाल है और आप लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे, तो वो सवाल इतनी इज्जत वाला नहीं है कि मैं इसको बोर्ड पे लिख के सॉल्व करूं, और इतना फालतू भी नहीं है कि इग्नोर कर दूं, तो मैं इसको ना सामने स्क्रीन पे ही दिखा रहा हूं। ये मैं यही स्क्रीन पे ही ना इसका सोल्यूशन दिखा के, तो ये जबानी जबानी कर रहा हूं डिस्कस। आप इतनी को अंग्रेजी पढ़ें अगर पढ़ी जा रही है तो, या फॉन्ट साइज बढ़ाऊं, जूम इन करूं, या पढ़ा जा रहा है? चलें इतनी को अंग्रेजी पढ़ें। हाँ बस ठीक है, ये पूरा सवाल ही है, ये पूरा सवाल है सामने। बल्कि एक मिनट में एक और फाइल खोलता हूँ, वहां ज़्यादा आसानी हो जाएगी।
चलें पढ़ें। सवाल पढ़ने को कहा है। हाँ जी, समझ आया नहीं आया बात की बात है, पढ़ लें पहले। ये आपकी पिटाई से पहले का है। मैंने भी तब तक कॉस्ट पढ़नी शुरू नहीं की थी। मैंने भी तब तक कैप, मैंने भी इसके बाद ही पढ़ी है कॉस्ट, मुझसे भी पुराना है? पता नहीं किया होगा शायद, याद नहीं। सवाल पढ़ लिया तो मैं कुछ अर्ज करूं। हम कोइन कॉर्प हैं और हम एक प्रोडक्ट पीसी नाम का बनाया करते हैं। प्लांट की कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स पर एनम बनाने की है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट इतना फेमस नहीं होगा। हम अभी महीने साल के 10 नहीं 6,000 यूनिट्स बनाया करते हैं। जिन्होंने पढ़ा है यहां तक कि अंग्रेजी में कोई एतराज? हम अपना प्रोडक्ट पीसी साल के 6,000 यूनिट्स बनाते हैं, वैसे कैपेसिटी 10,000 बनाने की है। हमारे ही एक दुश्मन ने हमें अप्रोच किया और उसने कहा कि तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि प्रोडक्ट तो बेसिकली एक ही है, लेकिन हम ज्यादा मशहूर हैं, तो तुम अपने तो सारे बनाते नहीं हो, वेले बैठे रहते हो, तो ऐसा करो कि ना वो जो 4,000 यूनिट्स की कैपेसिटी स्पेयर है, तुम हमें 4,000 यूनिट्स बना दो, स्टिकर उस पर हम अपना लगाएंगे। ये हमारा को कंपेटिटर है, उसने हमें अप्रोच किया है कि हम उसको सप्लाई करें, लेकिन स्टिकर उसके प्रोडक्ट का लगेगा। दोनों सेम होंगे तभी स्टिकर का फर्क है। तो हमारे पास 10,000 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है, हम हर साल 6,000 अपने बनाते हैं, अब हम 4,000 उसके भी बना देंगे। इन 4,000 यूनिट्स के वो हमें कितने पैसे देगा सवाल में लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूं 15,000 देगा। 15,000 कैसे कहा मैंने? वो मैंने इसकी बेस पे कहा। अब ये अभी इस वक्त फॉलोइंग आर दी कॉस्ट डाटा ऑफ प्रोडक्ट। हम जो एक यूनिट बनाते हैं इतने रुपए मटेरियल लगता है, इतना लेबर, इतने ओवरहेड्स वेरिएबल, साल के हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने हैं और सेल प्राइस इतनी है। इफ ऑफर इज एक्सेप्टेड, यानी ये एग्जिस्टिंग डाटा है, जिन्होंने पढ़ा यहां तक कि अंग्रेजी में कोई एतराज? इफ ऑफर एक्सेप्टेड अगर, तो इट विल रिजल्ट इन फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट। एक तो एडिशनल 8 लाख फिक्स्ड ओवरहेड्स लगेंगे उस साल। फिर हम चूंकि प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, पहले कितनी करते थे, इस साल भी 6,000 ही करने वाले थे, क्योंकि हर साल 6,000 बनाते थे, लेकिन हम 6,000 की बजाय इस साल 10,000 बनाएंगे। इस वजह से लेबर के नखरे बढ़ जाएंगे और वो हमसे फॉर ऑल यूनिट्स 3,000 की बजाय 3,500 चार्ज करेगा ऑन ऑल यूनिट्स। लेकिन मटेरियल परचेज बढ़ेगी तो सप्लायर हमें डिस्काउंट देगा 2% ऑन ऑल परचेजेस, यानी सारे के सारे यूनिट्स 5,000 की बजाय 4,900 का मिलेगा। यह है अगर ऑफर एक्सेप्ट हुई तो। फिर इसके अलावा चूंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि हमारा दुश्मन
हमसे ही अपने प्रोडक्ट्स और बनवा के मार्केट में फेंकेगा। तो वो जो बचे कुछ कस्टमर हमारे पास आते थे वो भी गए, तो उसकी वजह से हमें अपने सेल्स प्राइस को 15 से कम करके 14,500 पे लाना पड़ेगा, और एक आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट भी खोलना पड़ जाएगा जिसपे इतना खर्चा होगा। तो जिन्होंने सवाल पढ़ा है, इसकी अंग्रेजी में कोई एतराज है तो बताएं। रिक्वायर्ड ये है कि दुश्मन है, चलो कोई बात नहीं, बिजनेस बिजनेस है, तो उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें, तो प्रॉफिट होगा तो करेंगे। अब इसमें रेलेवेंट इनकम्स क्या क्या हैं इस प्रपोजल की वजह से, क्या क्या, वो जो 4,000 यूनिट्स हम बेचेंगे, या बाकी 6 भी, 4, वो 6 तो बेचने ही थे, वो जो 4 बेचेंगे उस पे इंटू 15,000 करके जो पैसे आएंगे वो रेलेवेंट इनकम है। 15 मैंने कहा है 15 कि हम उसको 15,000 ही चार्ज करेंगे, ये 15,000 रुपए, ये एक रेलेवेंट इनकम आ गई। ओके, और कोई रेलेवेंट इनकम, इसकी वजह से जो हमें मटेरियल सस्ता पड़ेगा, यानी जो 6,000 यूनिट्स हमने वैसे भी बनाने थे उनके लिए मटेरियल खरीदना था 5,000 का, इसकी वजह से 4,900 होगा, तो 100 रुपए बचत होगी, इसकी वजह से वो 100 रुपए रेलेवेंट इनकम है। इंटू 6,000 या इंटू 10,000, इंटू 6,000, क्योंकि 6,000 बनने थे, इसके बगैर उन 6,000 पे इतने रुपए का मटेरियल पड़ना था, इसकी वजह से वो इतना सस्ता होगा, तो ये एक रेलेवेंट इनकम है। खर्चे क्या क्या होंगे इन 4,000 यूनिट्स को बनाने में, जो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड लगेगा वो सब रेलेवेंट एक्सपेंस है। मटेरियल कितना लगेगा? 5,000 रुपए, नहीं सस्ता, ये वो सस्ता आ गया। लेबर इन 4,000 पे इतनी लगेगी, ये मटेरियल लेबर हो गया, लेकिन इसकी वजह से उन 6,000 पे भी 500 एक्स्ट्रा लगेगा, ये वो 500 है। कौन सा 500? वो जो लेबर 3 की बजाय 3.5 मांगेगा, तो इसकी वजह से 500 एक्स्ट्रा है, तो वो भी एक रेलिवेंट कॉस्ट है। अच्छा देखें, ये 4,000 है, ये मैंने 6 लिखा है, ये है जो उन 4,000 को बनाने में खर्चा होगा, ये है जो उसकी वजह से बाकी 6,000 पे भी एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा, तो ये 6,000 का 500 ये रेलिवेंट, और जो हमने 4,000 यूनिट्स और बनाने हैं उन पे वेरिएबल ओवरहेड लगने हैं, ये वो है। इसकी वजह से फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, वो जो एडिशनल वाली है, इसकी वजह से हम जो सेल्स 15,000 की करने वाले थे वो 14,500 की होंगी, इसकी वजह से हमें वो 500 का खर्चा भी पड़ेगा, ये वो कुर्बानी है। और हमें एक आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जिस पे 5 लाख खर्च होगा। इसका एंड रिजल्ट चूंकि प्रॉफिटेबल है, तो हाँ जी, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो हमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक तो प्रोडक्ट सस्ता भी करना पड़ेगा, फिर एक आफ्टर सेल सर्विस का डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ जाएगा, उसका खर्चा पड़ेगा ना, वहां के लोगों की सैलरीज देनी पड़ेंगी। हाँ जी, ओके, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।